Assalamu alaikum and welcome to all of you in the reinforced concrete design course. इंशाल्लाह हम reinforced concrete design की कोर्स को स्टार्ट करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। आज हमारा पहला लेक्चर होगा जो कि इंट्रोडक्शन होगा reinforced concrete design पे। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें है जनरल इंट्रोडक्शन टू reinforced concrete design, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील, कोड और स्पेशली ACI कोड, मैकेनिक्स ऑफ reinforced concrete डिज़ाइन, इनको हम जनरली डिस्कस कर लेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें जो जनरल में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कि इस कोर्स को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मेन रीज़न ये है कि हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक होता है सेफ़, कि स्ट्रक्चर सेफ़ हो, और दूसरा कि स्ट्रक्चर इकनॉमिकल हो, कि ज़्यादा ख़र्चा भी उस पर ना आए और महफूज भी हो। इसके साथ साथ हम जनरल मटेरियल भी स्टडी करेंगे कि हम जो बिल्डिंग में यूज़ करते हैं स्टोन, ब्रिक, टिम्बर और ये चीज़ें। और इस कोर्स में इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बेसिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे। जनरली अगर हम देखें तो बिल्डिंग की तीन किस्म होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेम सिस्टम, द सेकंड वन इज़ लोड बियरिंग वॉल एंड द थर्ड वन इज़ मैक सिस्टम। एक एक को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेम सिस्टम आपको मैं उर्दू में बता देता हूँ आसान अल्फाजों में, आप फिर उसको देखें अंग्रेजी। फ्रेम सिस्टम में होता है कि ये जो लोड है स्लैब का, या इस यहाँ पे सुपरइम्पोज्ड लोड है या लाइव लोड कुछ है, ये डायरेक्टली स्लैब पे आता है और स्लैब डायरेक्टली लोड को ट्रांसफ़र करता है बीम को, और बीम से ये आता है कॉलम के ज़रिए फाउंडेशन को। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या हो गया, जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है फ्रेम सिस्टम में, लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म में होता है कि लोड डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है फाउंडेशन को। ठीक है, सिंपल अल्फाज में ये है। दूसरा जो है लोड बियरिंग वॉल सिस्टम। लोड बियरिंग वॉल सिस्टम में होता ये है कि ये जो लोड है ये डायरेक्टली आ जाता है वॉल पे। यहाँ पे अगर कोई डेड लोड है या लाइव लोड है या स्लैब का अपना कोई वेट है तो वो डायरेक्टली आ जाता है वॉल पे, और वॉल लोड को ट्रांसफ़र कर लेता है फाउंडेशन को। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या बना, मैकेनिज़्म ये बना कि लोड ट्रांसफ़र हो गया वॉल से फाउंडेशन को, स्लैब से फाउंडेशन को थ्रू द वॉल। हाँ, मिक्स सिस्टम में होता है क्या है, मिक्स सिस्टम में कहीं पे ये होता है कि कहीं पे कॉलम होते हैं, जैसा कि इसको देखें, कहीं पे कॉलम होते हैं, कहीं पे बीम, कहीं पे वॉल्स होते हैं, जिसमें बहुत कम्बिनेशन होते हैं लोड बियरिंग के और फ्रेम स्ट्रक्चर के। अगला हमारा टॉपिक है लोड्स इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, के बिल्डिंग पे लोड्स के कितने इफेक्ट आते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ एक्सियल, फ्लेक्सर, शेयर, टॉर्जन। जो मेन लोड की इफेक्ट है वो चार है। ये जो एक्सियल, फ्लेक्सर, शेयर और टॉर्जन ये आप सब लोग जानते होंगे, इसको थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सियल में होता है कि ये जो सपोज़ यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे एक मेंबर है, एक स्टील है, एक सिलेंडर मेंबर है, एक सिलेंडर स्टील है, उस पे लोड दोनों साइड से लग रहा हो। हाँ, सिलेंडर मेंबर उसको कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है उसकी क्रॉस सेक्शन लेंथ वाइज कांस्टेंट रहती है। इसकी उस पर अगर लोड अप्लाई किया जाए तो ये जो उसमें चेंज आता है, स्ट्रेन आता है, तो ये जो स्ट्रेन है ये आएगा लेंथ वाइज, और इसको हम यूजुअली एक्सियल कहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको अगर हम ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है दोनों साइड से, तो इसको ये कंप्रेस करेगा, जिसको वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि आगे लेक्चर में इंशाल्लाह ये होगा। स्ट्रक्चर डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइन क्या है तो आप अपने जहन में एक मिनट के लिए सोचें कि डिज़ाइन क्या चीज़ है। हाँ, डिज़ाइन मेनली हम एक चीज़ की
डायमेंशन और उसके लिए मटेरियल को मुख्तस करना, उसके लिए मटेरियल को स्पेसिफाई करना, उसके लिए मटेरियल को सेलेक्ट करना और उसकी डायमेंशन सेलेक्ट करना, उसको कहते हैं डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन सिंपल रूल में अगर हम देखें, द स्ट्रक्चर मस्ट बी डिज़ाइन टू विथस्टैंड ऑल दीज इफेक्ट विदाउट अनडिज़ायरेबल कंसिक्वेंसेस। और स्ट्रक्चर में ये खसूसियात होनी चाहिए कि ये इस पर जितना भी लोड आ रहा है, जिस किस्म का लोड भी आ रहा है, तो उसको बर्दाश्त कर सके। इन ऑर्डर टू लर्न द डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग, फॉलोइंग मस्ट बी स्टडीड। सो अगर हमें रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग की डिज़ाइन अगर याद करनी है तो उसके लिए हमें ये कुछ चीज़ें याद करना ज़रूरी होगी, इसका हमें इल्म होना चाहिए। जो फर्स्ट वन है ये द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट एंड रिइंफोर्स्ड स्टील। दूसरा जो है बिल्डिंग कोड एंड यूज्ड फॉर द डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। मैकेनिक्स ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट जो हम इंशाल्लाह सबको अ लिटिल बिट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट में हम अगर मेनली देखें तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम ऐसा पॉइंट करते हैं कि उसे एक सिंपल ले लेते हैं और उसका 6x12 इंच का सिलेंडर बना लेते हैं और इसको 28 डेज़ क्यूरिंग के बाद उसे हम टेस्ट कर लेते हैं, जो है STM C31 और C39 के मुताबिक हम उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो मालूम कर लेते हैं कि उसके जो फेलियर पॉइंट है उस पर ये कितना स्ट्रेंथ ले रहा है, उसके कितना लोड ले रहा है, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें। तो जिस तरह हमें ये कंप्रेसिव स्ट्रेस इंक्रीज़ होता जा रहा है तो उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसका ये जो फेलियर पॉइंट है ये करीब आता आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एक कंक्रीट का सिलेंडर हम ले लें और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम इंक्रीज़ करते जाए, मतलब आप सिलेंडर में कुछ ऐसे मटेरियल डाल दे या कोई सीमेंट इंक्रीज़ कर ले या बाइंडर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर ले और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन उसमें होता क्या होगा कि उसकी जो फेलियर पॉइंट है वो करीब आता आएगा, उसमें स्ट्रेन कम आएगा, फिर उस स्ट्रेन के साथ वो फेल होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम देखें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो बहुत कम होता है। तकरीबन हम जो डिज़ाइन है रिइंफोर्स कंक्रीट जो बीम डिज़ाइन करते हैं आप देखेंगे हम उसमें ये इग्नोर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इसका कोई भी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है। मेनली होता है 8 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मेनली 8 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रफली, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस एग्जैक्ट 8 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और इसकी टेस्ट को हम फ्लेक्सर टेस्ट से मालूम कर लेते हैं कि एक बीम का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। उसके लिए हमें STM C293 ये कोड रेफर करता है और उसके प्रोसीजर है। तो मेरे ख़्याल में ये आप लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बिहेवियर ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम अंडर ग्रेविटी लोड। देखिए यहाँ पे अगर ग्रेविटी लोड का मतलब ये है कि सेल्फ वेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सेल्फ वेट इस पे आ रहा है, ये सेल्फ वेट इसका लग रहा है, तो बीम में क्या होगा, बीम में होगा ये कि ये जो बॉटम रीजन है, यहाँ पे अगर देखें ना, ये जो बॉटम रीजन है ये यहाँ से, ये जो बॉटम रीजन है ये सपोर्ट पे नहीं, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो बॉटम रीजन है यहाँ तक अंदाज़तन। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो नीचे वाला सतह है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत वीक है, तो ये क्या होगा, ये फेल होगा। अगर लोड ज़्यादा हो गया तो ये फेल हो गया। इस फेल लोड की वजह से ये ब्रिटल फेलियर है, और ये जो फेलियर है इसको हम अवॉइड कर लेते हैं। पहले मैंने बताया कि रिइंफोर्समेंट हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, एक तो ये कंक्रीट है इसको मुकम्मल यूटिलाइज़ कर सके। मुकम्मल यूटिलाइज़ का मतलब ये है
कि ये जो कंक्रीट है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। अगर यहाँ पे लोड आए, ठीक है, या सेल्फ वेट हो, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगी, और टेंसाइल स्ट्रेसेस को ये कमज़ोर है तो ये टेंसाइल पे फेल हो गया तो बस डायरेक्टली क्रैक ऊपर जाएंगे, बस फिर ये तो ख़त्म। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा ये जो कंक्रीट है ये कंप्रेशन में पूरा यूटिलाइज़ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं निचले वाले सतह में, ताकि हम क्या कर सके, इसकी ये जो टेंसाइल कैपेसिटी है इसको इंक्रीज़ कर सके। इसको जब ये इंक्रीज़ हो जाए तो फिर होगा ये कि ये टेंसाइल, ये जब रीइंफोर्समेंट फेल होगा, यील्ड होगा, आगे हम बताएंगे कि रीइंफोर्समेंट किस तरह यील्ड होता है, मतलब स्टील किस तरह यील्ड होता है या फेल होता है। जब ये फेल होगा तो दोनों, अगर ये पहले फेल हो गया ये जो रीइंफोर्समेंट है और ये कंक्रीट बाद में, तो ये हमें डक्टाइल फेलियर देगा, और हम जो कोड है हमें वो कहता है कि आपको डक्टाइल फेलियर अच्छा है, कोई मसला नहीं है डक्टाइल फेलियर से, हमें पहले ही चांस मिल जाता है कि आप उस जगह को एवाकुएट कर ले, या उस जगह बिहेवियर ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट बीम अंडर ग्रेविटी लोड को हम डिस्कस कर रहे थे। तो बीम टेस्ट, इसके लिए हम कुछ बीम टेस्ट करते हैं, और इस बीम टेस्ट में हम देखते हैं कि बीम की पोजीशन क्या है, तो इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पहला जो है हमारे साथ है वो अनक्रैक कंक्रीट इलास्टिक स्टेज। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर हमारे पास कोई बीम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई बीम है और इस पे कोई लोड लग रहा है, ठीक है, इस पे कोई लोड लग रहा है, तो ये जो बीम है यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। आप सब लोगों को मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर एनालिसिस, अगर ये कोर्स आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और 2 दोनों पढ़े होंगे या एक ही पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, तो ये लोड इतना कम है कि इसमें डिफ्लेक्शन तो आ रहे हैं, लेकिन बीम यहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं बने हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं बने हैं, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अनक्रैक इलास्टिक स्टेज। इससे अगर हम ये लोड हटा लें तो फिर ये क्या होगा, दोबारा अपनी पोजीशन को आ जाएगा। अगर हम इस लोड को ख़त्म कर लें तो ये क्या करेगा, ये दोबारा अपनी पोजीशन को आ जाएगा, ये स्ट्रेट ही होगा। इसको अनक्रैक इलास्टिक स्टेज कहते हैं। दूसरे में क्या है, क्रैक्ड कंक्रीट इलास्टिक स्टेज। इसमें होता क्या है कि ये जो क्रैक्स है ये आ जाते हैं, क्रैक्स इसमें आ जाते हैं। जैसे आप इसको देखें, अगर ये बीम है और इस थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, हम इसको एग्जाजरेट करते हैं, ठीक है, एग्जाजरेट करते ताकि इसको हम आसानी से डिस्कस कर लें। इसमें डिफ्लेक्शन आ गया तो इसमें यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, लोड ज़्यादा है, लोड जो पहले के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे लोड ज़्यादा है, अब इस पर ज़्यादा लोड लग रहा है, ठीक है, WU लोड है इस पर, ये लोड इस पर ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रैक आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है कि ये लोड अगर हम हटा लें तो क्या होगा कि ये जो बीम है ये अपनी पोजीशन को चला जाएगा, इलास्टिक स्टेज में है, फिर भी इसके लिए फिर भी हम इलास्टिक में नहीं रहता, लेकिन हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये इलास्टिक में है, थोड़ा सा जाता है, तो इसके लिए हम वो इलास्टिसिटी थ्योरी भी अप्लाई कर लेते हैं और इसकी एनालिसिस उस तरीके से कर लेते हैं, उसका हमें कोई मसला नहीं होता। विद द इंक्रीज इन लोड, अगर हम लोड को इंक्रीज़ कर ले, कंक्रीट क्रैक इन टेंशन बट रिमेन अनक्रैक्ड इन कंप्रेशन। हाँ, मैंने बताया कि कंक्रीट टेंशन में, यहाँ पे टेंशन आ रहा है तो टेंशन में क्रैक हो गया, कंप्रेशन में ये कुछ भी नहीं है, बस ये तो 8 to 15% उसका स्ट्रेंथ है। कंक्रीट इन कंप्रेशन एंड स्टील इन टेंशन बोथ बिहेव इलास्टिक मैनर। जो कंक्रीट है वो, यहाँ पे अगर कोई कंक्रीट है ये इलास्टिक भी है, और अगर हमने स्टील प्रोवाइड किए तो वो भी इलास्टिक है।
ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो कंक्रीट क्रैक्ड एंड इलास्टिक सेक्शन इनइलास्टिक में होता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि कंक्रीट जो है वो इनइलास्टिक को चला जाता है और क्रैक भी हो जाता है। देखिए अगर ये एक बीम है, आपको मैं थोड़ा सा ड्राइंग का मसला होगा, लेकिन सपोज कर ले कि ये एक सिलेंडर बीम है, स्ट्रेट बीम है, ठीक है। उस पे होता क्या है कि अगर इस पे लोड लग रहा है, ठीक है, उसके ज़्यादा लोड लग रहा है, जो लोड लग रहा था क्रैक्ड इलास्टिक सेक्शन में, उसके ज़्यादा लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या हो कि यहाँ पे क्रैक्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रैक्स आएंगे, और ये जो कंक्रीट है इसने अपना इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ किया होगा, वो कंक्रीट जो है उसने अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज़ किया होगा, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन है। अगर कंक्रीट की बिहेवियर को हम देखें तो अगर इस पे लोड आ रहा है तो क्या होता है, इसको मैंने पहले बताया कि ऊपर जो है ये जो लोड है ये ऊपर कंप्रेशन पैदा होगा, ठीक है, और नीचे टेंशन क्रिएट होगा। तो ये दोनों एक कपल प्रोड्यूस कर लेता है। इसको हम आगे फिर डिस्कस कर लेंगे, जो हम इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि जब भी कंक्रीट पे लोड आता है, जब भी बीम पे लोड आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो बीम है ऊपर यहाँ पे जो सेंटर पोर्शन है, ठीक है ना, सेंटर पोर्शन में बाद में उसको हम वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे वहाँ टेंशन प्रोवाइड होगा, कहाँ पे कंप्रेशन प्रोवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोवाइड होगा और यहाँ पे टेंशन, ठीक है। इस तरह अगर हम देखें, हम इस फिगर को थोड़ा सा जो पहले मैंने बताया था ये वाला, इसको हम थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सेक्शन है, ठीक है, बीम सेक्शन है, उसमें रीइंफोर्समेंट लगे हैं, स्टील बार्स, ये जो तीन आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टील बार्स, ये कंप्रेशन जोन है, ये इससे न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर है ये कंप्रेशन जोन है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे है ये टेंशन जोन है, ठीक है। और इस सेक्शन का जो विड्थ है वो बी है, एच जो है उसका हाइट है, और डी इफेक्टिव डेप्थ है। तो इफेक्टिव डेप्थ उसको कहते हैं जब जो टॉप फाइबर से रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक जितना फासला होता है उसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। आगे उसका हमें इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरह ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेन डायग्राम उसके लिए ड्रा कर ले तो ये स्ट्रेट ही होगा, ठीक है। जो फर्स्ट बिहेवियर था, जो अनक्रैक्ड सेक्शन था, अनक्रैक्ड इलास्टिक सेक्शन था, उसका बिहेवियर ये होगा, उसमें स्ट्रेन भी लीनियर आएगा और जो स्ट्रेस डायग्राम है वो भी लीनियर होगा, ठीक है। अगर उसके लिए हम पोर्स कैलकुलेट कर ले कि ये कितने पोर्स पे क्रैक प्रोड्यूस होगा, तो हाँ देखते हैं कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले बताया है कि ये जो इसका वेड्थ है वो बी है, एच इसका हाइट है, डी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। यहाँ से जो न्यूट्रल एक्सिस है जो ऊपर का फासला है वो h/2 है, और जो नीचे है वो h/2 है। तो दो पोर्स क्रिएट होते हैं, अगर लोड वहाँ पे अप्लाई होता है तो दो पोर्स क्रिएट होते हैं, एक होता है दो रेजिस्टिव पोर्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, एक कंप्रेशन में और दूसरा टेंशन में। तो ये जो कंप्रेशन है वो अगर हम देखें तो उसको हम किस तरह डिराइव कर लेते हैं। होता ये है कि इसका ये जो एरिया है ना, ये एरिया हम इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ ले लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो इसको हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू, ये पोर्स कितना है, एफ पोर्स है, ठीक है। ट्राइंगुलर का एरिया क्या होता है, ट्राइंगुलर का एरिया होता है वो हाफ इनटू 1/2, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग का मसला है क्योंकि यहाँ पे पेड़ कोई नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ
तरीका बना लेंगे। हाफ इनटू बेस उसका है FC, ठीक है, और हाइट उसका है हाइट इसका ये है, ठीक है ना, h/2, ठीक है। तो देखें और ये जो सेक्शन है ना, ये पूरी, ये तो हम एक साइड के लिए ले रहा है, इसको b से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये पूरी सेक्शन के लिए आ जाए, मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 इनटू FC, ठीक है। सिंपल है, बस आपको एरिया निकालना है, इसलिए इनटू B, ठीक है, इनटू H। ये क्या होगा, ये कंप्रेशन के लिए होगा और टेंशन के लिए भी वही सेम तरीका है, ठीक है। हाँ, तो हमने C को मालूम किया, अब हम इस फासले को मालूम कर लेंगे कि यहाँ से ये फासला कितना है, ठीक है। इसका सिंपल तरीका ये क्या है, इसका सिंपल तरीका ये कि ये जो फासला है ये h/2 है, ठीक है, h/2 का फासला है, ठीक है। अगर ये h/2 का है तो यहाँ से ये फासला क्या होगा, यहाँ से ये फासला, आपको मैंने पहले बताया कि अगर ये फासला h/2 है तो यहाँ से h/2/3, जो h/2 है ना, ये टोटल, इस टोटल का तीसरा जो हिस्सा है वो यहाँ से फासला होगा, और जो बाकी 2/3 जो हिस्से हैं वो यहाँ से होगा, ठीक है। एक मरतबा दोबारा बता देता हूँ, ये सिंपल मैकेनिक्स है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है। यहाँ से जो 90 का ट्राइंगल है, यहाँ से जो फासला है ये h/3 है, ठीक है। h/3 का मतलब ये, अगर ये h/2 है, ठीक है, तो फिर ये h/2 होगा, यहाँ से जो फासला है उसका तीसरा हिस्सा होगा, ठीक है। बस इसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट कर ले, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो सेंट्रियाड ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल और उन चीज़ों की जो सेंटर है वो कहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे h/2 ये हो गया, और इसका यहाँ से फासला 2 इनटू h/2/3, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 2/3 मैं इस साइड से फासला ले रहा हूँ, 2/3 इनटू h/2 से, ठीक है। इसको इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एक साइड से h/3 हो गया, ठीक है, और दूसरी साइड से h/3, तो टोटल हो गया 2h/3, ठीक है। टोटल जो ये फासला हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरो है इससे यहाँ तक, ठीक है। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लें। मैंने क्या कहा कि m इज इक्वल टू क्या रहा है, C इनटू L को मैंने आपको बताया कि यहाँ से फासला है, तो ये h/2 है। इसको आप जो है, इस सब को आप मल्टीप्लाई करना है इस फासले से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट। बस ये सिंपल है, ठीक है। ये फिर आपको आएगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको देख ले तो आपको समझ आ जाएगी, मैंने आपको बेसिक दे दिया है। हाँ, फिर अगर आप देखें तो इसमें आता ये है कि इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मैं तो इसलिए अक्सर बेसिक से स्टार्ट ले लेता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, जो भी हो, काबिल हो या कोई बेसिक इसका हो या ना हो। तो इसलिए मैं स्टूडेंट हूँ खुद भी, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो भी बेसिक लेवल है उसको भी आगे लेके जाऊँ। यहाँ से फिर अगर हम देखें तो ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास एक एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला है, इसकी कोई भी डेरिवेशन नहीं है, बस कोई किसी ने कुछ तरीके से कहा है कि ये जो टेंशन है, ठीक है, टेंशन है, इसमें इस वक्त क्रैक आएंगे Fr,
इस फोर्स पे क्रैक्स आएंगे जब 7.5 into FC प्राइम। ठीक है, इसका मतलब सिंपल बाजू में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका सिंपल बाजू में मतलब बता देता हूँ कि ये अगर आप FC प्राइम का जो वैल्यू है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पुट कर लें और उससे इस इक्वेशन से जो भी रिज़ल्ट आ जाए, उस लोड पे क्या होगा, उस लोड पे होगा ये कि ये जो बीम का सेक्शन है वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात ये है। उसके लिए ये फार्मूला है, फिर आपको उस FT की जगह ये पुट करना है और फिर आपके साथ ये इक्वेशन आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा इसको देखें तो इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, बिहेवियर को देखें दोबारा से, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है तो फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि यहाँ पे कंक्रीट तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा है। ठीक है, मैंने पहले कहा कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में मशहूर है, अच्छा है, बिल्कुल हम जानते हैं कंक्रीट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से। और जो स्टील है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेंगे तो अब कपल क्रिएट होगा किन दोनों के दरमियान, स्टील और कंक्रीट के दरमियान अब कपल क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम फिर डेरिवेशन करेंगे। ये अब बाकी सब सिंपल है, बाकी सब सेम है, और उसको मैं डायरेक्टली उसके साथ आगे जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है, बस उस एरिया और सेंटर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये एक सेक्शन है, ठीक है, इसमें रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं और इस पर अगर इतना लोड अप्लाई किया, पहले हमने उतना लोड अप्लाई किया कि रीइंफोर्समेंट को पता ही नहीं चला, वो आराम से पड़ा था, बस उसको लोड तक का कोई उसने कोई लोड नहीं लिया था। ठीक है, वो उसका कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो अगर अब होता क्या है कि हम लोड अप्लाई कर लेते हैं और क्रैक्स आ जाते हैं। ये स्टेज 2 है, जो स्टेज 2 में हमने पढ़ा था कि क्रैक्ड इलास्टिक सेक्शन, क्रैक भी होता है लेकिन इलास्टिक होता है, अपनी पोजीशन को आ जाता है, दोबारा थोड़ा आ जाता है, कंप्लीट नहीं आ जाता। मैंने पहले बताया था आप सबको, आपके जहन में वो होना चाहिए। तो जो कंक्रीट है ये स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम आप सब लोगों को याद है होगा क्योंकि मैकेनिक्स सब सारे वन में सब ने पढ़ा होगा। और ये स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे हम कंक्रीट की जो स्ट्रेस है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। देखिए ये जो कंक्रीट, हमने कुछ डायग्राम नहीं बनाए कि कंक्रीट की भी कोई, हम उसको इग्नोर कर लेते हैं कि कंक्रीट की कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि अगर स्टील मौजूद है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत क्या है। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो FS है, जो स्ट्रेस आप स्टील है वो 0.5 आप FY के बराबर है। जो यील्ड स्ट्रेस है जिस पे स्टील यील्ड होता है उसकी हाफ के बराबर होता है स्टेज 2 में। और स्टेज 2 के लिए कंडीशन भी हमने पहले ही पढ़े थे कि ये जो लोड हमने ज़्यादा किया है, मतलब वहाँ पे क्रैक पहले से आ चुकी है। इसका यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने लोड ज़्यादा किया होगा और वहाँ पे क्रैक आ चुके होंगे। ठीक है, T इज़ ग्रेटर देन जो टेंशन है वहाँ पे जो स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा है, जो क्रैकिंग स्ट्रेसेस है। ठीक है, जो हमने पहले वाले के लिए ड्राइव किया है। और जो मोमेंट यहाँ पे अब आएगा वो क्रैक मोमेंट से ज़्यादा मोमेंट आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए अगर हम मोमेंट और जो कंप्रेशन और टेंशन का लोड मालूम करना चाहे तो इसके लिए हमारे साथ सिंपल तरीक़ा है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पुराना तरीक़ा कहते हैं, लेकिन अब हम पहले इसको H/2 का नाम दे देते हैं, अब इसको C का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव कर देते हैं।
सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स है रेक्टेंगुलर, उसका जो नेट रिजल्टेंट है, ठीक है, ये सी है। तो सी बराबर है किस चीज़ का, ये जो एफ सी है, ठीक है, हाफ ऑफ एफ बेस एफ सी, ठीक है, एंड टू हाइट इसका क्या है, इसका हाइट मैंने कहा कि इसमें हम हाइट को सी का नाम लेते हैं, सी एंड टू, और मैंने कहा है कि आपको एक पूरी क्रॉस सेक्शन के लिए लेना है तो आपको बी के साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये सी आ गया। और जो रीइंफोर्समेंट है, उसमें जब भी आपको रीइंफोर्समेंट की बात आ जाती है तो उसमें ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बराबर क्या होगा, वो बराबर होगा AS इनटू FS, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इनटू उसका स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। तो इसको हम मोमेंट को हम किस तरह बराबर कर लेते हैं। मोमेंट को मैंने पहले बताया कि मोमेंट किस तरह बराबर होते हैं। इस फासले को अगर आप देखें तो ये फासला क्या है, ये फासला L का नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है, L का नाम दे देता हूँ। और ये फासला बराबर क्या है, यहाँ से मैंने पहले आपको कहा था कि ये h/3 है, तो मतलब ये अब c/3 हो गया, ठीक है। ये फासला जो ऊपर है ये c/3 हो गया, और ये पूरा फासला क्या है, h है या d है, ये फासला पूरा d है। तो d से c/3 माइनस कर ले, आपको ये फासला मिल जाएगा, ठीक है, t इनटू L है, ठीक है। और यह पूरा फासला d है, d से मैंने c-3 रिमूव कर दिया, मुझे ये जो डिस्टेंस है ये मुझे मिल गया। इससे हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे कि अगर हमारे पास हमारे पास एक मोमेंट इतना आ रहा है और स्टील में स्ट्रेसेस इतने हैं, इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास मालूम है, सी मालूम है, तो हम इससे एरिया ऑफ स्टील मालूम कर लेते हैं। और सी को हम किस तरह मालूम कर लेते हैं, सी के लिए हमारे पास तरीका है, हम कंप्रेशन और टेंशन को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ये एक कपल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जब भी ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब ये कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर लेते हैं। इसको अगर आप बराबर कर ले और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये सी की आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी यूज़ करना है कि Fs = n टाइम ऑफ Fc। हाँ, तीसरी कंडीशन में अगर आप देखें तो तीसरी कंडीशन में लोड अब दोबारा इंक्रीज़ हो गया, मतलब लोड अब और भी इंक्रीज़ हो गया। तो लोड जिस तरह भी इंक्रीज़ हो गया तो अब क्रैक भी आ गया, और दूसरा कंडीशन हो गया इनइलास्टिक, ठीक है, इनइलास्टिक हो गया। होता क्या है कि इनइलास्टिक में हमें जो है हम ये सब चीज़ें मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इनइलास्टिक कंडीशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और अक्सर हम कहते हैं कि हमें ये जो देखिए ये स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक है, इसका हम एरिया मालूम करना चाहे तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपको पूरा सा प्रोफेसर मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होना चाहिए, फिर आप करो के लिए इक्वेशन डिज़ाइन करोगे, फिर इक्वेशन से एरिया फाइंड कर लोगे, इंटीग्रेशन और वो फार्मूले यूज़ करके, ठीक है, वो तो मुश्किल काम है। तो हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि इसको वेटनी ने एक बंदा था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि ये जो ये पैराबोलिक स्ट्रेस है ये बराबर है 0.8 टाइम ऑफ Fc प्राइम की, और ये उसने एक डायग्राम पेश किया, ठीक है, एक व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम उसको कहते हैं, व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। उसने कहा कि ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का ये जो जगह है ये एक ब्लॉक के बराबर है, कंप्रेसिव ब्लॉक के बराबर है। उसने कहा कि ये 0.85 ऑफ Fc प्राइम के बराबर है, ठीक है। हाँ, और उसने कहा कि ये पूरा न्यूट्रल एक्सिस तक नहीं जाता, ये न्यूट्रल एक्सिस से कुछ फासले पर है, ठीक है, वो फासला है, वो टोटल ऊपर से जो टॉप फाइबर है उससे फासला है A, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके लिए अगर हम इक्वेशन को एनालिसिस हम किस पे करते हैं, एनालिसिस हम सब जो एनालिसिस आप आगे देखेंगे, एनालिसिस हम व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम पे कहते हैं। व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम को आपको समझ आना चाहिए। मैंने पहले बताया कि व्हिटनी ब्लॉक डायग्राम वो डायग्राम है जो कि अगर हम पैराबोलिक को स्टडी करना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है। पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम को अगर स्टडी करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, इसलिए व्हिटनी ने एक डायग्राम पेश किया और कहा कि ये जो एफ सी है ये बराबर है 0.8 टाइम ऑफ एफ सी प्राइम के, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका फासला है वो कुछ फासले पे एक ब्लॉक वाक़या है, एक कंप्रेसिव ब्लॉक है, ठीक है। उसने ये एक जनरल एजम्पशन की, ये इसको कुछ भी डिराइवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस उसने कोई एम्पेरिकल तरीके यूज़ किए और बस डिराइव कर लिया। तो यहाँ पे हम मोमेंट को फाइंड कर लेते हैं कि मोमेंट किस तरह आता है। तो मोमेंट आता है, देखें मोमेंट किस तरह आता है, m इज इक्वल टू टेंशन और कंप्रेशन, सही ना, टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज कपल L, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम देखेंगे कि किस तरह मालूम कर लेते हैं। तो हम जो T है वो सिंपल है, इसको ले लेते हैं AS इंटू FY। AS मैंने पहले कहा था कि ये जो स्टील है उसका एरिया है और FY, ठीक है। अब जो है ये यील्ड तक पहुंच चुका है, ठीक है। जो अगर हम ये FY यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीइंफोर्समेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये यील्ड तक पहुंच चुका है और इसके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ से टोटल का फासला है D, ठीक है, D फासला है। और D से अगर मैं इस ब्लॉक की हाफ को रिमूव कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो उसको मेरे पास इन दोनों के दरमियान का फासला मिल जाएगा। हाँ, फुल डिस्टेंस है D, ठीक है, D माइनस A/2। ये फासला, ये जो यहाँ से ये फासला मैं जो रिमूव कर रहा हूँ ये है A/2, ठीक है। हाँ, चले बेसिक एजम्पशन है और सब कुछ है इसमें। बाकी आप अगर लेक्चर को देखें तो सारा इंशाल्लाह बहुत हम तेज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने मोमेंट का इक्वेशन डिज़ाइन कर लिया, फिर इससे हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम मसला आता है कि हम जो A है इसको किस तरह मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये कितने फासले पर होगा, तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। हम अगर कंप्रेशन और टेंशन को दोनों को बराबर कर लें और इससे हमें A फाइंड कर लें, देखिए इससे तो हमारे पास A भी आएगा। A हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे, फिर A को हम लेके यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे A को पुट कर लेंगे, हम A इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर अगर हमारे पास इस तरह हम इक्वेशन में कर लेंगे, लेकिन आपको ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ से होना चाहिए। बेसिक एजम्पशन मैकेनिक्स ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट अंडर ग्रेविटी लोड, इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक एजम्पशन है। ये बेसिक एजम्पशन कोई पेपर इन चीज़ों में नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। अब जो पहला एजम्पशन है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। अगर एक सेक्शन प्लेन है, ये बिफोर बेंडिंग प्लेन है, तो ये बेंडिंग के बाद भी ये प्लेन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन है, बस ये कहते हैं कि ये प्लेन है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल अप टू मॉडरेट लोड्स, ठीक है। दरमियान लोड तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे तो ये आप सब लोगों को पता है कि एक कंडीशन तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये देखिए यहाँ तक प्रोपोर्शनल हो जाता है, फिर यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये कहता है कि ये जो है मॉडरेट लोड तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। व्हेन द लोड इज़ इंक्रीज्ड द वेरिएशन इन द कंक्रीट स्ट्रेस इज़ नो लॉन्गर लीनियर। अगर लोड इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो वेरिएशन है कंक्रीट में, ठीक है, जो मैंने पहले बताया, ये देखिए ये जो पहले मैंने बताया कि ये जो लीनियर नहीं रहता, ये भी फिर पैराबोलिक रहता है, ठीक है। इज़ नो लॉन्गर लीनियर, और लीनियर को अगर ये लीनियर नहीं है तो हमारे पास मुश्किलात हैं। देखेंगे ये एजम्पशन ये करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इज़ निगलेक्टेड
इन द डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ठीक है, मैंने पहले ही 3-4 मरतबा आपको बताया कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये नेग्लिजिबल है कुछ 8 to 15%, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं बीम के डिज़ाइन में। फिर अगर शेयर के लिए हम डिज़ाइन कर लेंगे तो उसमें ले लेते हैं, फिर देखेंगे आगे कि क्या होता है। द बॉन्ड बिटवीन द स्टील, शेयर में क्या ले लेते हैं, शेयर में ये कहते हैं कि बीम आगे डिस्कस कर लेंगे। शेयर में हम जो कंक्रीट की जो शेयर की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, कुछ ना कुछ है टेंसाइल स्ट्रेंथ के मुताबिक, तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उसका भी अब एक वीडियो अपलोड कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और है द बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट इज़ परफेक्ट एंड नो स्लिप आकर। ठीक है, ये जो बॉन्ड है जो स्टील और कंक्रीट में, ठीक है, स्टील और कंक्रीट में ये जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन स्टील और कंक्रीट के दरमियान जो बॉन्ड है इसमें परफेक्ट बॉन्ड है, कोई स्लिप की चांसेस भी नहीं है, नो स्लिप आकर। ठीक है, strain in concrete and reinforcement shall be assumed proportional to the distance from the neutral axis। और न्यूट्रल एक्सिस से जो स्ट्रेन है वो कंक्रीट और जो reinforcement है उसमें सेम है। ठीक है, उसको जनरल assumption है। हाँ, the basic usable concrete compressive strain and the extreme fiber is assumed to be 0.003। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके जहन में क्या ख्याल है कि कंक्रीट कब फेल होगा? आप एक आंसर दे दें, कमेंट में आप आंसर दे दें, मैं उसको चेक कर लूँगा, लेकिन इसके बाद किसी को भी आंसर नहीं देना है। ठीक है, इससे पहले आंसर देना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, तो कंक्रीट तब फेल होता है जब उसमें स्ट्रेन 0.003 तक पहुँच जाए। हम उसकी बात नहीं करते कि उसमें कहेगा ही नहीं, जब उसमें स्ट्रेन 0.003 तक पहुंच गया तो ये फेल हो गया। ठीक है, ये ACI कोड कहते हैं। और ये 0.003 का मतलब ये है कि ये जो टॉप फाइबर है ना, इसमें अगर 0.003 आए तो इसका ये जो टॉप फाइबर है बस ये ख़त्म हो गया, ये तब तक यूजेबल है जब तक इसमें 0.003 का स्ट्रेन है। ठीक है, हाँ, और जो है, हाँ, और स्टील की बात अगर हम कहें तो द स्टील इज assumed to be uniformly strained to the strain that exists at the level of the center of the steel also। इसमें एक जनरल बात है। ठीक है, जनरल बात ये है कि ये जो स्टील है ना, अगर स्टील का मैंने ये डाया लिया है तो ये जो स्टील है ये कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि ये जगह स्ट्रेन हो गया और ये रह गया, ये कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये सिंपल बात है बस। अकॉर्डिंग टू द ACI कोड द, हाँ, स्ट्रेंथ डिज़ाइन मेथड को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो अब का टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे, ACI कोड रिकमेंडेशन को भी डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ हम आगे भी जाएंगे, प्रोसीजर ऑफ द डिज़ाइन ऑफ बीम भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई अपडेट है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ